हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग? बढ़िया। हमारा चल रहा था नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में हम लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 7, PP7, पेज नंबर 118। पेज नंबर 118 पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7। From the following transactions of receipt and payment account of Pawan Putra Hanuman Vyayamshala, Parbhani, and the adjustment given, you are required to prepare। हमें क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, ठीक है, और बैलेंस शीट बनाना है। ओके, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अपने को दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए फाइनल अकाउंट की तरह ही हम लोग अप्रोच फॉलो करते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट देख लेंगे, उसमें जहाँ जहाँ पर भी इफेक्ट आएगा उसको स्टार मार्क करेंगे। स्टार मार्क वाली चीज़ों को इनर कॉलम में लिखेंगे, बाकी चीज़ों को आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन में, तो सब्सक्रिप्शन को स्टार मार्क कर लेंगे। कौन सा है ये? ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, मतलब 18-19 वाला ईयर। तो 18-19 वाले सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो सैलरी में इसका इफेक्ट आएगा। देन एसेट दिया है बिल्डिंग और फर्नीचर, ठीक है। प्रोवाइड डिप्रिसिएशन, ठीक है। एंट्रांस फीस आर टू बी कैपिटलाइज, तो एंट्रांस फीस में एडजस्टमेंट है। देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में एडजस्टमेंट है। देन ये वो कैपिटल फंड दिया 1418 का, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से एडजस्टमेंट है। तो फटाफट हम लोग क्या करेंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के गो थ्रू करेंगे। एक एक आइटम हम लोग देखेंगे कहाँ जाना चाहिए, या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा या तो बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। सबसे पहले है सैलरी। सैलरी क्या है सर? सैलरी हमारे बिजनेस के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो कहाँ जाना चाहिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में। ये रहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये रहा इसका एक्सपेंस साइड। अपने को 31 मार्च 2019 ना, तो 31 मार्च 2019 की हमें बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। तो सबसे पहले हमने देखा सैलरी। सैलरी एक खर्चा है, तो कहाँ जाना चाहिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में जाना चाहिए, टू सैलरी। अब क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है, हमने स्टार मार्क करे हुआ है, देखो तो स्टार मार्क के मतलब एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट है तो अंदर लिखने का, फिर वो एडजस्टमेंट पूरी करके हम लोग उसको आउटर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट सैलरी होगा। देन एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। अब मैंने आपको बोला था जब भी ऐसा कुछ रहा, एंटरटेनमेंट या गैदरिंग या टूर्नामेंट या पिकनिक, ड्रामा वगैरह, तो क्या करना चाहिए? आपने हाथों हाथ रिसीट साइड में देखना है इससे रिलेटेड कोई इनकम है या नहीं। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको एंटरटेनमेंट एक्सपेंस दिख रहा, तो पहले यहाँ देखो एंटरटेनमेंट इनकम कोई एक है, ये रहा देखो, रिसीट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट। मतलब एंटरटेनमेंट हो सकता है कुछ भी इन्होंने प्रोग्राम रखा, उससे इन्होंने लोगों से पैसे इकट्ठा किए 5400 की इनको रिसीट हुई, 5400 की इनकम हुई। लेकिन वो चीज़ करने में इनको खर्चा हो गया 2480। तो जब भी ऐसे कुछ स्पेशल चीज़ें रहेगी जिसका एक्सपेंस भी दिया अलग से और इनकम भी दी अलग से, तो अपन क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग ना बताते, हम लोग क्या करते हैं, दोनों को नेट ऑफ करके बताते हैं। नेट ऑफ करके मतलब देखो टोटल इनकम कितनी हुई एंटरटेनमेंट से? 5400, लेकिन कितना खर्चा कितना हो गया उसमें? 2480। यानी नेट प्रॉफिट, नेट फायदा कितना हुआ अपने को एंटरटेनमेंट से? 5400 माइनस 2480। तो हमें नेट फायदा जो प्रॉफिट हुआ, इनकम जो है हमारी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, वो कितनी हुई? 2920। तो हम लोग क्या करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ना तो हम 5400 लिखेंगे ना तो हम 2480 लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 2920। अब ये क्योंकि प्रॉफिट हुआ, इनकम हुई, तो कौन से साइड में लिखेंगे? इनकम साइड में। यदि ये लॉस होता था तो कहाँ लिखते थे? एक्सपेंस साइड में। लॉस हम लोग एक्सपेंस साइड में लिखते, प्रॉफिट हम लोग, प्रॉफिट या गेन्स हम लोग इनकम साइड में लिखते। तो 2920 का हमें प्रॉफिट हुआ, तो हम कहाँ लिखेंगे? इनकम साइड में। किस वजह से हुआ? एंटरटेनमेंट, तो हम लिख देंगे बाय एंटरटेनमेंट प्रॉफिट या इनकम। अब यहीं पे आप कैलकुलेशन बता देना सामने वाले को, तो आपको उसको समझ में आएगा कि यस आपको पता है, आपने देख कर नहीं लिखा। 5400 माइनस 2480, 5400 माइनस 2480। या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। भाई एंटरटेनमेंट इनकम लिख दीजिए, आप उसको कुछ भी लिख दीजिए। तो टोटल इनकम कितनी हुई थी हमें? 5000 लेस एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, कितने का खर्चा होगा? 2480। 2480 है ना? हाँ 2480। तो 2920 हमारा होगा नेट इनकम, 2920, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको उसे लिखने का है। इनकम उसमें से माइनस एक्सपेंस कर देंगे। यदि लॉस रहता था तो पूरा का पूरा जो भी हम लिख रहे हो कहाँ लिखते थे? एक्सपेंडिचर साइड में।
फिर एक्सपेंस माइनस इनकम कर देते, आता तो लॉस। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट है बेटा जी सन्ड्री एक्सपेंसेस। ये क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो कहाँ लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने? 1300। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1200। अगेन एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो कहाँ जाना चाहिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना? 1200। नेक्स्ट बाय रेंट 700, तो यहाँ पर लिखेंगे टू रेंट। अगेन ये एक्सपेंस है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है सर? इन्वेस्टमेंट एक एसेट है। एसेट है तो कहाँ लिखना चाहिए? इसे लिखना चाहिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ओके, इन्वेस्टमेंट 15,000, और क्योंकि इसमें स्टार था मतलब एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिखेंगे। बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, इनर कॉलम में 15,000। ओके, यस सर। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सर ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो कहाँ लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट पोस्टेज। अगेन सर ये एक्सपेंस है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में। टू पोस्टेज कितना है? पोस्टेज 3200। नेक्स्ट फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी, जब हम लोग बैंक में जमा करते हैं, ये क्या है सर? हमारे लिए एक्सपेंस नहीं है, ये हमारे लिए एसेट है। एसेट है तो कहाँ जाना चाहिए? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। 3900 फिक्स डिपॉजिट, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लोग लिखेंगे एफडी फिक्स डिपॉजिट। हाउ मच? 3900। ओके, नेक्स्ट बैलेंस सीडी। ये बैलेंस है कैश का, ये बैलेंस है बैंक का। कैश भी हमारे लिए एसेट है, बैंक भी हमारे लिए एसेट है। एसेट है तो कहाँ जाना चाहिए? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे कैश 830, बैंक 6000। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कैश 830 और कैश एट बैंक, या बैंक भी लिख सकते हैं। कितना? 3000 ओनली। ओके, यस सर। सॉरी 830 और 6000। बैंक में बैलेंस 3000 नहीं 6000। ओके, नेक्स्ट बेटा जी यहाँ पर देखेंगे ओपनिंग बैलेंस डिवाइड टू बैलेंस बीडी कैश इन हैंड। ये कहाँ जाता सर? ये कहीं नहीं जाता। ये यदि हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है तो ये काम में आता। ओपनिंग बैलेंस शीट कब बनानी पड़ती? जब अपने को ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है। लेकिन ये क्वेश्चन में देखेंगे आप आखिरी जो एडजस्टमेंट है कैपिटल फंड 70,000 को, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड हमें दिया हुआ है। यदि ये एडजस्टमेंट नहीं दी हुई रहती थी तो हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ता था। कैलकुलेट कैसे करते थे हम लोग? इस तारीख की, इस डेट की ओपनिंग बैलेंस शीट जिसको हम बोलते हैं, पिछले साल की बैलेंस शीट, वो हमें बनाना पड़ता था वर्किंग नोट में। वो बैलेंस शीट अगर हम बनाते थे तो उसमें ये जाता था ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो ये कहाँ जाता? ओपनिंग बैलेंस शीट में। लेकिन यदि ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी है तो कहीं भी नहीं जाता। अब यहाँ पर नहीं बनानी है क्योंकि कैपिटल फंड का बैलेंस डायरेक्टली दिया हुआ है, तो बैलेंस शीट बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड कहीं पर भी नहीं जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ सब्सक्रिप्शन। अब आप यदि ध्यान से देखेंगे तो 2 साल के दिए हुए, एक दिया 18-19 और एक दिया 19-20। अब हम कब का बना रहे हैं? 31 मार्च 2019। मतलब ये कौन सा ईयर है बेटा जी? जो 19 को एंड हो रहा, मतलब शुरू कहाँ हो रहा? 18 में। तो ये कौन सा ईयर है? 18-19। 18-19 का हम लोग करें तो हमारे ईयर से रिलेटेड कौन सा है? 18,000। ये है सब्सक्रिप्शन। ये क्या रहता है हमारे लिए? इनकम। इनकम रहती तो कहाँ जाना चाहिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में। तो सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में लिखेंगे। स्टार मार्क है तो इनर कॉलम में लिखेंगे 18,000 बाय सब्सक्रिप्शन 18,000। ओके, यस सर। आगे ये देखो अगला वाला जो है ये 1920, ये अगले साल का है। अगले साल का है बोले तो ये क्या है बेटा? प्री रिसीव्ड है, एडवांस है ना। तो ऐसी इनकम जो पहले मिल गई, प्री रिसीव्ड इनकम। प्री रिसीव्ड इनकम है तो ये हमारे लिए क्या रहता है बेटा? लायबिलिटी रहता है। लायबिलिटी रहता तो ये कहाँ जाना चाहिए? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। लेकिन सर अब तक तो नहीं गया। अब तक इसलिए नहीं गया बेटा क्योंकि अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन करे ना उसमें या तो ये अगले साल का कहीं भी दिया हुआ ही नहीं था, या 1-2 क्वेश्चन में दिया हुआ भी था लेकिन वहां पर फिर बैलेंस शीट नहीं बनानी थी।
बैलेंस शीट नहीं बनानी थी तो कहाँ जाता, लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट में, इसलिए अपन ने वहाँ देखा ही नहीं। अभी तक आपको एक दो जगह पर दिखा होगा ऐसा अगले साल का सब्सक्रिप्शन, लेकिन हमने उसका कुछ भी नहीं किया था। कुछ नहीं इसलिए किया था क्योंकि वो क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनानी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बैलेंस शीट बनानी है। अगले साल की इनकम अपने को पहले मिल गई, अगले साल की इनकम पहले मिल जाए तो उसे क्या बोलते हैं, प्री रिसीव्ड इनकम या एडवांस इनकम, और ये हमारे लिए क्या रहती है, लायबिलिटी। लायबिलिटी रहती तो ये कहाँ जाना चाहिए, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 410, तो ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। एडवांस बोलो या प्री रिसीव्ड बोलो, कुछ भी बोला तो चलता है, एक ही बात है, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन या एडवांस सब्सक्रिप्शन। कितना था ये, 410, ठीक है, ओके सर जी। और अगर पिछले साल का रहता था तो जैसा यहाँ 17-18 का कुछ दिया हुआ रहता था सब्सक्रिप्शन 2000, तो क्या करते थे, देखो पिछले साल का है तो इसका कुछ भी नहीं करते, पिछले साल का तो कुछ भी नहीं करते। कब करते थे, यदि अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी रहती थी। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, यदि आपके रिसीट एंड पेमेंट में कोई पिछले साल के रिलेटेड कुछ एक्सपेंस इनकम या कुछ भी चीज़ दी गई पिछले साल से रिलेटेड, तो उसका हम कुछ भी नहीं करते। वो चीज़ हमें कब काम में आती है, वो चीज़ हमें काम में आएगी यदि पिछले साल की बैलेंस शीट बनानी है। सीधी सी बात है ना, पिछले साल का डेटा आपको यहाँ पर दिख रहा, तो पिछले साल का डेटा कब काम आएगा, पिछले साल की बैलेंस शीट के लिए। तो यदि पिछले साल का डेटा है तो कहाँ यूज होगा, पिछले साल की बैलेंस शीट में। अब हमारे क्वेश्चन में यदि पिछले साल की बैलेंस शीट बनाने की जरूरत पड़ रही है तो वो हमारे काम का है, नहीं पड़ रही तो हमारे कुछ भी काम का नहीं। हमें बैलेंस शीट, पिछले साल की बैलेंस शीट बनाने की जरूरत कब पड़ती है, जब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड नहीं दिया है। तो आपने ये सब हिंदी में आपकी भाषा में अच्छे से लिखना चाहिए कि जब भी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड नहीं दिया है तब अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, और उस ओपनिंग बैलेंस शीट में पिछले साल से रिलेटेड डेटा काम में आएगा। ऐसा आप कहीं पर लिख लो, ठीक है। अभी भी इसे पॉज करो और लिख लो, क्या लिखेंगे, जब जब इस धरती पर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है तब तब हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। जाने दो, मैं लिख देता हूं, जब जब इस धरती पर, जब जब ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दिया रहेगा, हिंदी में लिखो कैसे भी लिखो, समझना इंपॉर्टेंट है, नहीं दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा, तब तब हमें ओपनिंग बैलेंस शीट, मतलब लास्ट ईयर वाली बैलेंस शीट, पिछले साल की बैलेंस शीट, लास्ट ईयर बैलेंस शीट हमें बनानी पड़ेगी। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये कहीं पे लिख लेना आपने अच्छे से। और जब भी हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसमें कौन सा डेटा काम में आएगा, जो पिछले साल से रिलेटेड है। पिछले साल की बैलेंस शीट बना रहे तो पिछले साल से रिलेटेड जो भी डेटा रहेगा वो सब इसमें काम में आएगा, ठीक है, ओके। तो चलो कहाँ तक पहुँच गए थे भैया जी हम लोग, ये प्री रिसीव्ड एडवांस इनकम तक पहुँच गए थे। देन है डोनेशंस 6000, कहाँ जाएगा डोनेशन 6000, सर कुछ नहीं बोला तो इनकम में लिख देने का, बाय डोनेशंस 6000। अभी हो सकता है आपको डॉग की आवाज़ आ रही होंगी बार्किंग की, थोड़ा सा इग्नोर करनी और मेरी आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान देने का। डोनेशंस हो गया। देन रिसीट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, सर हमने ऑलरेडी इसका काम खत्म कर दिया। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट 400, ये क्या है, इनकम है। सर आपको कैसे पता, ये एक्सपेंस भी हो सकता है। हाँ मुन्ना, यहाँ पर क्या दिया, कौन सी साइड में दिया, रिसीट साइड में, मतलब ये इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट मिला बोले तो ये क्या रहेगा, इनकम। तो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, इनकम है तो कहाँ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में जाएगी। यहाँ पर हम लोग लिखेगा बाय इंटरेस्ट, इसमें एक्चुअली आई थिंक एडजस्टमेंट है, लेकिन चलो ठीक है अलग अलग लिख लेते हैं हम लोग। इंटरेस्ट कितनी 400, ओके। एंट्रांस फीस 6200, अगेन इनकम, तो कहाँ जाएगा, इनकम साइड में। बाय एंट्रांस फीस 6200, क्योंकि स्टार मार्क का मतलब कोई ना कोई एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम पे स्टार मार्क करने का ये फायदा है। नहीं तो क्या होता, अपन लिख देते कि बाद में आपको काटापीटी करनी पड़ती। चलो अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट पर। पहली एडजस्टमेंट, देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 50 ईच, मतलब ये जो सोसाइटी है, जो भी कुछ है ऊपर दिया हुआ, जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कितने मेंबर है,
500 टोटल मेंबर है और हर मेंबर एनुअल सब्सक्रिप्शन मतलब तो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे दिया हर साल कितने रुपए देता है 50 रुपए ईच। तो टोटल सब्सक्रिप्शन इन्हें कितना आना चाहिए 500 इंटू 50 25,000। तो 25,000 इन्हें टोटल सब्सक्रिप्शन आना चाहिए हर साल। ठीक है, काम करते हैं, लिख लेते हैं। वर्किंग नोट पहला टोटल सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए 500 मेंबर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹50 ईच। तो टोटल सब्सक्रिप्शन हो जाता है 25,000। ठीक है, हमें मिला कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन हमें 18-19 में कितना मिला देखो ऊपर क्वेश्चन में यहाँ दिया है ना 18,000। तो हमें कितना सब्सक्रिप्शन मिला बेटा जी 18,000। मिलना कितना चाहिए टोटल 25,000। ये समझ रहे क्या आप। तो एडजस्टमेंट में बोले हुआ था कि भैया 500 मेंबर है 50 देते तो टोटल कितना सब्सक्रिप्शन आना चाहिए अपने को हर साल 25,000। लेकिन जो साल के हम बैलेंस शीट बनाए जो साल के हम लोग फाइनल अकाउंट बना रहे उसके वो साल में कितने रुपए आए सिर्फ 18,000। इसका मतलब क्या है बेटा जी, इसका मतलब ये है कि 7,000 रुपये अभी भी सब्सक्रिप्शन आना बाकी है। आना बाकी है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं बेटा जी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने हैं हमारे 7,000। ये समझ में आया क्या पक्का। यस, तो टोटल सब्सक्रिप्शन निकाल लिया माइनस हमने कर दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। तो कितने हमारे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बचेंगे 7,000। सब्सक्रिप्शन इनकम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब ऐसी इनकम जो मिलना बाकी है। मिलना बाकी है तो कब मिलेंगे भविष्य में मिलेंगे फ्यूचर में मिलेंगे मतलब फ्यूचर में कुछ ना कुछ मिलने वाला। फ्यूचर में जो भी मिलने वाला रहता है वो क्या रहता है हमारे लिए एसेट। तो ये 7,000 हमारे बिजनेस के लिए क्या रहेगा एसेट। अब इसके हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब क्योंकि ये एडजस्टमेंट में दिया है तो इसकी जर्नल एंट्री बाकी है। इसके दो इफेक्ट होएंगे कम से कम। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इनकम के दो इफेक्ट क्या होते हैं, एक तो इनकम में ऐड और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ये सारी एडजस्टमेंट हमने फाइनल अकाउंट में देखी हो वैसे के वैसे जैसे कोई दिक्कत नहीं। ये क्या आउटस्टैंडिंग इनकम की जो एडजस्टमेंट है हमने फाइनल अकाउंट में देखी हुई इफेक्ट। तो आउटस्टैंडिंग इनकम के दो इफेक्ट क्या होते हैं सर, एक तो इनकम में ऐड कर देते हम लोग ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000 ओनली। तो टोटल हो जाएगा 25,000 और ये हमें मिलेंगे भविष्य में। भविष्य में कुछ भी मिलेगा तो हमारे लिए क्या रहता है एसेट। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में हमें लिखना चाहिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000। ओके ओके। नेक्स्ट एडजस्टमेंट चलो चलो बेटा जी अटको मत। आउटस्टैंडिंग सैलरी बोले तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट क्या होते हैं सर, एक्सपेंस में ऐड और दूसरा है लायबिलिटी। इसलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 1,200। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200। तो टोटल हो जाएगा 7,200। ठीक है, यस सर। और दूसरा इफेक्ट क्या होता है इसका आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी। इसलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200। ओके, नेक्स्ट एसेट्स ऑन 1 अप्रैल 2018 वेयर एज फॉलो। मतलब साल के शुरुआत में हमारे पास दो एसेट थे, एक बिल्डिंग थी 50,000 की और एक था फर्नीचर 15,000 का। और आगे बोले हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है बिल्डिंग पे 5%, फर्नीचर पे 10%। ठीक है, तो पहले तो अपन लिख लेते हैं बिल्डिंग कितनी 50,000, फर्नीचर कितना 15,000। तो बिल्डिंग 50,000, फर्नीचर 15,000 और इस पे हमें बोला है डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग पे कितना डेप्रिसिएशन बोला है बेटा जी 5% और फर्नीचर पे 10%। तो डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट ये भी हमने बचपन में देखा था फाइनल अकाउंट में। डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट कुछ इस प्रकार होते हैं, एक तो एसेट में से लेस और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में। तो एसेट में से लेस करना है तो लेस डेप्रिसिएशन एट 5%। तो 50,000 का 5% यदि हम निकालेंगे तो कैसे निकालना, डायरेक्टली पहले 10% निकाल लेना। 10% कैसे निकालते, एक जीरो हटा के। तो 50,000 में से एक जीरो हट गया तो कितना बचा 5,000। उसका आधा कर लेने का, 5,000 का आधा 2,500। तो कितना बचेगा, ये बचेगा बेटा जी 47,500। और इधर डेप्रिसिएशन इसमें से भी लेस करना है, फर्नीचर में से ये 10% करना है।
15,000 का 10% बोले तो 1 0 हटा दो, कितना बचा 1,500। तो इधर कितना बचेगा फर्नीचर 13,500। तो ये डिप्रिसिएशन 2,500 और 1,500। दूसरा इफेक्ट क्या आएगा सर, ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस है इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग पे 2,500 डिप्रिसिएशन, फर्नीचर पर 1,500 डिप्रिसिएशन, तो ये हो जाएगा 4,000। ठीक बा, ठीक बा, ओके। नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट 50% ऑफ एंट्रांस फीस इज टू बी कैपिटलाइज। एंट्रांस फीस का 50% हमें कैपिटलाइज करने का है। कैपिटलाइज करने का मतलब क्या रहता है, यहाँ से हटाने का और कैपिटल में ऐड करने का है। तो एंट्रांस फीस ये रहा इसका 50%, तो हम यहाँ से करेंगे लेस 50% कैपिटलाइज का 50% हो जाएगा 3,100। तो यहाँ बच जाएगा 3,100 और ये कहाँ जाएगा, ये सर जी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल फंड रहेगा उसमें हो जाएगा ऐड एंट्रांस फीस 3,100। ठीक है, तो एंट्रांस फीस इनकम में से लेस और बैलेंस शीट के कैपिटल में ऐड। वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा जी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% पर एनम हैज अक्रूड फॉर 6 months। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 5% पर एनम। जो इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा है ना, ये देखो इन्वेस्टमेंट दिखाई दिया कि आपको इन्वेस्टमेंट 15,000 का जो इन्वेस्टमेंट है उस पर इन्होंने बोला 5% पर एनम जो इंटरेस्ट अक्रूड हो गया। अक्रूड हो गया बोले तो अर्न हो गया, लेकिन मिला नहीं। अक्रूड मीन्स अर्न बट येट नॉट रिसीव्ड, मतलब अपन उसको आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इनकम या इनकम रिसीवेबल या इंटरेस्ट रिसीवेबल, मतलब अर्न हुआ लेकिन अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ, मिला नहीं 6 महीने के लिए। इसका कैलकुलेशन कर लेंगे 5% 6 महीने के लिए, तो वर्किंग नोट में कर लेंगे। दूसरी वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट 15,000 है, तो मैं 15,000 का 5%, लेकिन केवल 6 महीनों के लिए। तो ये भी शॉर्टकट में कैसा निकालना, कैलकुलेटर तो अलाउड है नहीं, तो मैंने इसमें क्या रहता है परसेंटेज आपको इजी इजी देंगे, एक आधी बारी ऐसे आड़े टेढ़ेंगे। मैक्सिमम इसमें परसेंटेज मिलेंगे आपको एग्जाम में, बोर्ड में 10%, 5%, इस प्रकार। तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। कभी कभी 8%, 3% ऐसे भी रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम इजी रहते हैं। तब 5% है तो पहले 10% निकालने का। 10% कैसे निकालना, 1 0 हटा के 15,000 का 10% आएगा 1,500। 5% है तो उसका आधा निकालने का, तो 1,500 का आधा है कितना हो जाएगा 750। उसमें भी ये क्या है 6 महीने का, तो और आधा 750 का भी आधा, तो हो जाएगा 375। ठीक है, तो ये है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट जो मिलना बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग के दो इफेक्ट क्या होते हैं, एक तो इनकम है, इनकम है तो एक तो ये आप ये इंटरेस्ट जो यहाँ पर है 400 इसमें ऐड कर सकते हो, या ठीक है अलग से भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग अलग से लिख देते हैं, अभी वहाँ जगह नहीं है। तो बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट कितना 375। और दूसरा इफेक्ट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट पे यदि इंटरेस्ट अपन क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देते हैं, वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। ऐड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें भी आप अलग से भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐड करें तो ज़्यादा बेहतर है। 15,375। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, कैपिटल फंड वह 70,000 ऑन 1 अप्रैल 2018, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड दिया है 70,000। ये कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में 70,000। ठीक है, यस सर, हो गया खत्म। अरे वाह, बहुत ही छोटू सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन था। अभी हम लोग करेंगे टोटल और सरप्लस और डिफिसिट निकालेंगे, तो फटाफट से करेंगे। टोटल 2,920 प्लस 25,000 प्लस 6,000 प्लस 400 प्लस 3,100 प्लस 375, तो इट कम्स आउट टू बी 37,795। 37,795। अब इसमें से सारे एक्सपेंस माइनस कर देंगे। 7,200, 1,300, 1,200, 700, 800 माइनस 3,200 माइनस 4,000, तो आपका सरप्लस आता है 19,395। यस, तो आपका सरप्लस आता है 19,395।
इसे हम लिखेंगे टू सरप्लस, और ये सरप्लस क्या होता है कैपिटल में ऐड 19395, यहाँ हम लिखेंगे ऐड सरप्लस 19,395, तो कैपिटल टोटल हो जाएगा आपका 70,000 प्लस 3,100 प्लस 19,395, टोटल कैपिटल फंड हो जाएगा 92,495। अभी बैलेंस शीट की टोटल कर लेंगे, बैलेंस शीट की टोटल करेंगे 47,500 प्लस 13,500 प्लस 15,375 प्लस 3,900 प्लस 830 प्लस 6,000 प्लस 7,000, तो 94,105। यस, इधर 92,495 प्लस 410 प्लस 1,200, इधर भी आती है 94,105। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है समाप्त। कौन सा क्वेश्चन होता है? क्वेश्चन नंबर 7, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7। अब आप लोग फटाफट इसे छाप लेंगे, लिख लेंगे, इसे पॉज कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा पॉज करके हाथों हाथ लिख लेने का। ओके, ये होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब बैलेंस शीट भी लिख लीजिए। लिख लिए? यस सर। अब फिर वर्किंग नोट भी लिख लीजिए, इतना लिख रहे तो हो गया। यस सर, ओके, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, हाँ जी, हो गया सबका लिखना? यस सर, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर। 8वें नंबर का क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन हमारा हो चुका है, 9 क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब देखो, अब ये वीडियो तो यूट्यूब पर है तो बाकी लोग भी देखते हैं, तो बाकी लोग जो देख रहे हैं हमारे यूट्यूब फैमिली अदर देन आवर रेगुलर क्लासेस, तो ये जनरली ये लॉकडाउन की वजह से हम लोग हमारे क्लासेस के बच्चों के लिए ही ये लेक्चर्स हम लोग डाल रहे हैं। तो बाकी के जो लेक्चर्स है वो थोड़ा हिडन है, प्राइवेट है, इस वजह से सबको नहीं दिख रहे। अब ये लेक्चर मैं सोच रहा हूँ कि एक बार का पब्लिक करूँ, ये हमारे क्लासेस के अलावा भी कोई बच्चे तो उन्हें भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएंगी, तो ये सारे लोगों को दिखने वाला है। तो फिर वो लोग सोचेंगे सर 8, 9 का हुआ, तो ये हमारा क्लास में हो चुका है। ठीक है, जस्ट आपको एक उतना ही मदद मिल जाए, 1-2 क्वेश्चन आपको समझ में आए, इसलिए हम इसे पब्लिक कर देंगे लेक्चर को, ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो जब भी मैं बोल रहा हूँ कि 8th हमारा हो गया, 9th हमारा हो गया, तो आप लोग ये मत सोचना अरे कहाँ हुआ, तो ये हमारे रेगुलर क्लासेस में हो चुका है। 9th भी हो चुका रे, 10th 11th भी हो चुका, 10 बाकी शायद, 12th भी हो चुका, 13 बाकी है, 14 बाकी है। चलिए काम करते, 14 निपटा देते पहले। 14, तो अब हम लोग करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 14, चैरिटेबल हॉस्पिटल। ये मिलेगा प्रश्न आपको पृष्ठ क्रमांक 123 पर, पेज नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने। ओके, Following information has been provided by Vivekanand Charitable Hospital, Latur. You are required to prepare income and expenditure account for the year ending on 31st March 2019. Okay, तो हमें क्या क्या बनाने का बेटा जी? देखो, you are required to prepare इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। ये हमेशा पढ़ना, इसे इग्नोर नहीं करना, पहले बोलते रहे, बहुत भारी गलती करेंगे आप। हो सकता है एकदम छोटू सा क्वेश्चन आए जिसमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछा, आप दोनों बना के आगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। वैसे तो 90% दोनों ही पूछते, लेकिन हो सकता है एक आधी बार एक ही पूछे, तो पहले पढ़ लेने का ना, क्या जा रहा है, 5 सेकंड जा रहे हैं, तो दोनों भी चीज़ें हमें बनानी की है। बैलेंस शीट दी हुई है 1 अप्रैल 2018 की, हमें कब बनाना है? 31 मार्च 2019 की, मतलब ये हमें आई थी ओपनिंग बैलेंस शीट परोस कर दी गई। यदि ये नहीं रहती थी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड नहीं दिया रहता था, अभी जो हमने ऊपर लिखा था पिछले क्वेश्चन में, तो हमें बनानी पड़ती थी। तो हमारा काम इन्होंने बेहद आसान कर दिया, ओपनिंग बैलेंस शीट खुद ही बना करके दे दिया। ओके, फिर बाद में दिया इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, देन है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट तो 3 ही है, तो एकदम छोटू सा प्यारा सा क्वेश्चन, एकदम चिल्लर क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एडजस्टमेंट देखेंगे, एडजस्टमेंट को स्टार मार्क करेंगे। ऑन 31 मार्च 2019 स्टॉक ऑफ ड्रग्स, तो ड्रग्स में एडजस्टमेंट है, तो ड्रग्स को मैंने स्टार मार्क किया। ये ड्रग बेटा है मेडिसिन वाला ड्रग है ना, अपन ने देखा ना ऊपर, ये हॉस्पिटल से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ, तो ये ड्रग का तात्पर्य मेडिसिन से। ओके, नेक्स्ट है डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड एम्बुलेंस। बिल्डिंग और एम्बुलेंस में एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग आणि एम्बुलेंस। नंतर सर जी लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज। अब देखो यहाँ पे क्या वाला, लाइफ मेंबरशिप फीस को कैपिटलाइज कर देने का,
कितना परसेंट बोला कि नहीं, तो मन से मानो कि हमें 5%, 10%, 25%, ऐसे तो सर कुछ भी मान सकते हैं आप। तो कुछ नहीं दिया या सिर्फ इतना बोला कि लाइफ मेंबरशिप है कैपिटलाइज, तो पूरा 100% मानने का पूरा कैपिटलाइज है। तो यहीं पे हम लोग लिख देंगे कैपिटलाइज। नहीं तो क्या होगा, पहले इनर कॉलम में लिखेंगे, फिर वो कट करेंगे, फिर उधर जीरो रहेगा, काटा पीटी गंदा दिखेगा, तो यहीं पे लिख देंगे कैपिटल। मतलब लाइफ मेंबरशिप डायरेक्टली हमें कैपिटल में लेके जाने की है। हो गया समाप्त। इतने ही एडजस्टमेंट दिए गए हैं। ओके ओके हाँ जी, तो हम कहाँ थे? एक्सपेंडिचर तो हमने मार्किंग कर ली थी, स्टार मार्क कर लिया था शायद। यस, तो चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला दिया है बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट के थ्रू जाते हैं, अपन देख लेंगे आगे जो भी है। बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है सर जी? एसेट है। मतलब ये पिछले साल हमारे पास ये एसेट थे, पिछले साल थे, तो इस बार भी लेंगे ना बिल्डिंग, गैप थोड़ी हो जाएंगे। अनलेस एंड अनटिल हमने बेच दी, तो ऐसा तो कुछ रिसीट एंड पेमेंट में नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्डिंग को इनर कॉलम में लिख लेंगे हमारे नए बैलेंस शीट में। पुराने बैलेंस शीट की चीज़ें नए बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे फटाफट। बिल्डिंग, कितनी बिल्डिंग है? 10,50,000 की बिल्डिंग, 10,50,000 ओनली। नेक्स्ट, एम्बुलेंस, कितने की एम्बुलेंस? 4 लाख। एम्बुलेंस 4 लाख। ओके नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ ड्रग, इसको थोड़ा सा साइड में रखते हुए मैं आपको बताऊंगा एक साथ में। नेक्स्ट, तो हमारा क्या बाकी है अभी इसमें, आपने ध्यान रखना, स्टॉक ऑफ ड्रग बाकी है। नेक्स्ट है बेटा जी हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स 3,04,000। हॉस्पिटल इक्विपमेंट 3,04,000। हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स 3,04,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए डायरेक्टली ऑर्डर कॉलम में लिख दिया हूँ। नेक्स्ट, कैश इन हैंड। ये कैश इन हैंड बेटा जी नहीं जाएगा कहीं पे भी। क्यों? क्योंकि पिछले साल का कैश इन हैंड, इस बार का कैश इन हैंड का बैलेंस अपने को कहाँ से लेना पड़ता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो रहेगा हमारी बैलेंस शीट में, कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस। ये कहीं पर भी नहीं आएगा। लायबिलिटी साइड में देख लेते, कैपिटल फंड, ये कहाँ पे जाएगा? कैपिटल में 11 लाख, तो यहाँ पर रहेगा कैपिटल फंड, उसमें इनर कॉलम में हम लोग लिख देंगे 11 लाख। ठीक है, ओके। देन बैंक लोन 6,50,000। लायबिलिटी है, कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। बैंक लोन 6,50,000। ओके नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स, इसको भी मैं अभी पेंडिंग रखता हूँ। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में से केवल 2 चीज़ें हमारी पेंडिंग है, मैं इसमें फिर से आऊँगा। अभी आ जाते हैं रिसीट एंड पेमेंट में। परचेस ऑफ ड्रग्स, चलो ठीक है, अब इसको ड्रग्स बहुत आ गया, इसको कर ही लेते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है देखो, ड्रग्स हमने खरीदे, हमने पेमेंट किया, कितने का? 2 लाख का। इसमें से इंक्लूड्स, मतलब ये 2 लाख में मिले हुए, 2 लाख में इंक्लूड है कितने? 40,000। वो कब के हैं? 17-18 के, पिछले साल के। मतलब पिछले साल के हमने ड्रग्स खरीदा होगा, उसका पेमेंट बाकी होगा, उसका पेमेंट हमने ये साल भी किया, तो 2 लाख में वो इंक्लूडेड है। तो करंट ईयर से रिलेटेड कितना पेमेंट हुआ? सिर्फ 1,60,000। समझा? यस सर। तो जब भी ऐसा, मैंने पहले भी आपको बताया था, कोई ड्रग्स हो या स्पोर्ट इक्विपमेंट्स हो या स्टेशनरी हो, ऐसा कुछ हो जिसका ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, परचेज दिया है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? छोटी सी वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या जाता है बेटा जी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा जितना हमने वो ईयर में यूज़ कर लिया, कंज्यूम कर लिया। ठीक है, तो वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक, हमारे पास शुरुआत में ड्रग कितना था, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में मिल जाएगा आपको। ये देखो, स्टॉक ऑफ ड्रग, मतलब साल शुरू हुआ जब हमारे पास कितना था ड्रग्स? 42,000। ये हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? ड्रग्स की। ड्रग्स, तो साल के शुरुआत में कितने ड्रग्स थे हमारे पास? 42,000। फिर हमने परचेज किए तो उसमें ऐड हो जाएंगे। कितने परचेज किए सर जी? 2 लाख क्या? नहीं, 2 लाख में से 40,000 माइनस करेंगे। क्यों?
क्योंकि 40,000 पिछले साल से रिलेटेड है। अपने को देखना है कि ये साल में मैंने कितने ड्रग्स कंज्यूम किए, ये साल में ड्रग्स का कितना खर्चा हुआ। तो उसके लिए पहले ओपनिंग स्टॉक ले लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक में ऐड करते हैं परचेज भी करंट ईयर से रिलेटेड। तो करंट ईयर से रिलेटेड परचेज था मात्र 1,60,000। तो हमारे पास शुरुआत में 42,000 का ड्रग्स थे, हमने 1,60,000 के ड्रग्स और खरीदे, यानी हमारे पास 2,02,000 के टोटल ड्रग्स हो गए। उसमें से हम देखेंगे कितने हमारे पास बचे हुए पड़े हुए, कितना क्लोजिंग स्टॉक में है। तो एडजस्टमेंट में दिया है, देखो 31 मार्च 2019 को स्टॉक ऑफ ड्रग्स वॉज वैल्यूड एट 22,000, यानी अभी भी हमारे पास 22,000 के ड्रग्स पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये अपन माइनस करते हैं, इसका मतलब अभी अब इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे 42,000 प्लस 1,60,000, तो 2,02,000 के टोटल ड्रग्स हमारे पास में थे। वो 2,02,000 में से 22,000 के अभी भी हमारे पास पड़े हुए हैं। इसका मतलब हमने कितने ड्रग्स कंज्यूम कर लिए, यूज कर लिए, 1,80,000। समझा क्या? यस सर, इसको हम लोग बोलेंगे ड्रग्स कंज्यूम्ड। इसको हमने क्या किया, कंज्यूम कर लिया। ठीक है, तो ये कहाँ पर जाएगा बेटा जी, ड्रग्स कंज्यूम्ड। ड्रग्स कंज्यूम कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में। ठीक है, ओके। अब ये वर्किंग नोट ना बनाते हैं, आप डायरेक्ट भी उसमें लिख सकते हो ऊपर में, क्योंकि उतना कैलकुलेशंस तो बताना ही है, तो डबल डबल काम नहीं करना, वर्किंग नोट मत लिखो। अब ये सारी चीज़ें ऊपर में ही लिख दो। चलो ठीक है, हटो, इससे जल्दी तो लिखना हो जाता है। टू ड्रग्स कंज्यूम कैसे निकालेंगे, पहले ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना था, 42,000, उसमें हमने करेंगे ऐड परचेज। कितना हमने परचेज किया, ये 2 लाख माइनस 40,000, तो आएगा 1,60,000। उसमें से कर देंगे हम लोग लेस क्या, क्लोजिंग स्टॉक, जितना हमारा बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 22,000। कितने के ड्रग्स हमने यूज कर लिए, कंज्यूम कर लिए, 1,80,000। ठीक है, यस सर। और देखो, क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया है तो उसके दो इफेक्ट होने चाहिए बेटा जी। किस चीज़ के, इस चीज़ के। देखो एडजस्टमेंट के हमेशा दो इफेक्ट होते हैं ना, तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसके दो इफेक्ट होने चाहिए। एक इफेक्ट हमने दे दिया, कहाँ, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, यहाँ से अपन ने इसको लेस किया, तो ये क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट हमने दे दिया है। दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक है तो बेटा जी ये क्या है, एसेट है। अब मैं भविष्य में यूज़ करूंगा ना, 22,000 फेक थोड़ी नहीं दूंगा। आज मेरे पास पड़े हुए हैं तो मैं अगले साल यूज़ करूंगा, फ्यूचर में कोई भी चीज़ यूज़ करूंगा, तो मेरे लिए एसेट है। तो ये 22,000 मेरे लिए एसेट है, तो कहाँ जाना चाहिए, बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी जाना चाहिए। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आप लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स, कितने, 22,000। ये समझा गया आपको, यस ओके। ये मैंने पहले अच्छे से बताया हुआ, ये ओपनिंग स्टॉक परचेस वगैरह। ठीक है, चलो आगे। तो हमारा ये स्टॉक भी होगा, बस ये आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स। चलो ये भी देख लेते हैं बात। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स 50,000 दिख रहा है आपको, दिखा क्या, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में, मतलब पिछले साल की जो बैलेंस शीट थी उसमें हमको दिख रहा था आउटस्टैंडिंग बिल किसका, ड्रग्स का। मतलब हमने जो बिजनेस से, जो दुकान से, जो शॉप से हमने 50,000 के ड्रग्स खरीदे थे, उसका पेमेंट देना बाकी था, इसीलिए तो लायबिलिटी साइड में दिख रहा था ना। लायबिलिटी साइड में कौन सी चीज़ दिखती है, जिनका पेमेंट देना बाकी है या हमें भविष्य में पेमेंट करना है। तो 50,000 का पैसा देना बाकी था। अब आप देखेंगे करंट ईयर में हमने देखा, क्या देखा कि जो 2 लाख था उसमें से हमने 40,000 दिए। वो कौन से साल के दिए बेटा जी, 17-18 के तो दिए। ये 2 लाख में से 40,000 पिछले साल के थे, ये साल के सिर्फ 1,60,000 ही थे, तभी तो हमने केवल 1,60,000 ही ऐड करेगा। तो ये 40,000 रुपये जो हमने दिए, किसके दिए, पिछले साल के तो दिए। और पिछले साल कितना देना था, 50,000, तो उसमें से 40,000 हमने अभी दे दिए। अभी भी कितना देना बाकी है बेटा जी, 10,000। ये समझा क्या, अरे पिछले साल की बैलेंस शीट में से दिख रहा था किसी को 50,000 देने हैं, 50,000 देने हैं। ये साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिख रहा है कि मैंने 40,000 दे दिए। 40,000 फॉर 17-18 दिया हुआ है ना, तो 50,000 देने थे, 40,000 दे दिए, तो अब और कितना देना बाकी, सिर्फ 10,000। तो ये 10,000 की ही लाइबिलिटी मेरे पास बचेंगी। लाइबिलिटी है तो कहाँ जाएंगी, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग
ड्रग्स बिल कितना आएगा, केवल 10,000। ये समझा कि आपको ये पिछले बार के बैलेंस शीट से मैंने 50,000 उठा लिया है, अंदर लिख देता है इसको लेस पेड 17-18 के लिए कितना 40,000 हमने पे कर दिया, ये रिसीट एंड पेमेंट में दिया था। तब इस बार मतलब कितना पेंडिंग रहेगा, अभी भी कितनी लाइबिलिटी बाकी है, सिर्फ 10,000। ये समझा क्या? यस। तो केवल ये एक पॉइंट अलग था, तो आप जो जो पॉइंट अलग रहते हैं ना उसको कुछ मार्किंग किया, हाईलाइट करा करो, ताकि जब एग्जाम में के टाइम पे आप डबल से पढ़ेंगे तो ये हाईलाइटेड चीज़ें आपको पहले दिख जाना चाहिए, आपका टाइम वेस्ट कम होगा कि ये चीज़ थोड़ा सा अलग है, मैंने इसको पढ़ लेना चाहिए, है ना। तो ये थोड़ा सा अलग था, तो आपको इसको अच्छे से हाईलाइट करना है या स्टार मार्क वगैरह करना है, ताकि आपको ध्यान में आ जाता है। ठीक है, तो अभी तक ये पहला ही हुआ, चलो फटाफट करते हैं, थोड़ी स्पीड स्लो हो गई हमारी। बाय सैलरी टू स्टाफ, सैलरी क्या है सर? सैलरी एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में। 85,000 टू सैलरी, हाउ मच? 85,000। नेक्स्ट ऑनोरेरियम टू डॉक्टर्स 4,000। सर ऑनोरेरियम मतलब ये पैसे ही है, सैलरी है, लेकिन सैलरी ना बोलते अच्छा नहीं लगता, तो ऑनोरेरियम बोलते हैं कि भाई हमने ऑनर्ड होके दिया हो, है क्या हमारे लिए खर्चा ही भैया, कैसे भी बोल के, जैसे नाम अलग है, पैसे तो जेब से ही जा रहे, खर्चा तो हो ही रहा। तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में 4,000 टू डॉक्टर्स, कितना था? 4 लाख। नेक्स्ट बेटा जी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, सर ये भी एक्सपेंस है 18,000, तो ये भी कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही जाएगा। 18,000 टू रिपेयर्स आणि मेंटेनेंस, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जी फर्नीचर, फर्नीचर क्या है सर? फर्नीचर एक फर्नीचर क्या है? फर्नीचर एक एसेट है, एसेट है तो कहाँ जाना चाहिए? बैलेंस शीट के एसेट साइड में 45,000। फर्नीचर 45,000, ओके ओके सर। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंस है तो कहाँ जाना चाहिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में 16,000 टू जनरल एक्सपेंस 16,000, ओके। नेक्स्ट बैलेंस शीट, ये किसका बैलेंस है बेटा जी? कैश का, तो हमारे लिए एसेट है, एसेट है तो कहाँ जाना चाहिए? बैलेंस शीट के एसेट साइड में 2,400, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे कैश 2,400, ओके। नेक्स्ट बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कहीं नहीं जाएगा। सब्सक्रिप्शन सर इनकम है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में 2,22,000 बाय सब्सक्रिप्शन, हाउ मच? 2,22,000, ओके। नेक्स्ट लाइफ मेंबरशिप फीस हमने ब्रैकेट में लिख दिया, एडजस्टमेंट दी हुई थी कि इसको कैपिटलाइज करना है, मतलब कैपिटल में ऐड करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं। 30,000 तो ये कैपिटल में ऐड कर देंगे, ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी है? 30,000, ओके। नेक्स्ट बेटा जी हॉस्टल रिसीट्स, ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू का मतलब रहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, कैपिटल का मतलब रहता है बैलेंस शीट में कैपिटल। तो कितनी है हॉस्पिटल से रिसीट्स? 5,10,400, 5,10,400 बाय हॉस्पिटल रिसीट्स, ओके। नेक्स्ट चलो 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 बेटा जी, ये बहुत ही स्लो चलता है यार। हो गया पहला वाला, और स्टॉक ऑफ ड्रग्स वाज वैल्यू 22,000, सर ये हो चुका। दूसरा डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5% पर एनम है, और एम्बुलेंस पे 30,000 है, डायरेक्ट अमाउंट ही निकाल के दे दी तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये एम्बुलेंस के डिप्रिसिएशन की अमाउंट दे दी 30,000, और बिल्डिंग पर निकालना है 5% से, तो निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर आ जाएंगे डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन के दो इफेक्ट क्या होते हैं? एक तो एसेट में से लेस, और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में, तो यहाँ पर लिखेंगे लेस
डेप्रीसिएशन एट 5%, तो 10,50,000 का 5% होता है 52,500 रुपया। ठीक है, तो बचेगा 99 लाख, सॉरी 9 लाख आएगा ना बेटा, 9,97,000, 9,97,500। ओके, नेक्स्ट दूसरा इफेक्ट क्या होता है एक्सपेंस में, टू डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग पे कितना था 52,500। और दूसरा क्या बोले हुआ है बेटा जी, दूसरा बोले हुआ है एम्बुलेंस पर डेप्रिसिएशन 30,000, डायरेक्टली अपने को अमाउंट निकाल के दे दी 30,000 डेप्रिसिएशन, तो बहुत ही अच्छा, हमारा काम और आसान होगा, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं। लेस डेप्रिसिएशन कितना 30,000 रुपये, तो कितना बचेगा इधर 3,70,000। ये 30,000 का दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन एम्बुलेंस 30,000, टोटल हो जाएगा 82,500। ओके सर जी, नेक्स्ट लाइफ मेंबरशिप इज टू बी कैपिटलाइज, ऑलरेडी हमने कर चुके, तो हो गया यहाँ पर एक क्वेश्चन समाप्त। नहीं सर समाप्त नहीं हुआ, ठीक है ना, अभी टोटल वगैरह बाकी है, बाकी तो हो चुका, तो फटाफट से टोटल करेंगे, फटाफट से निकालेंगे। आई थिंक इसमें लॉस आएगा, देखते हैं, 2,22,000 प्लस 5,10,400, तो टोटल हो रही है 7,32,400, 7,32,400। $7,32,400। यस, इसमें लॉस है, डेफिसिट है 49,100 का, तो यहाँ पर बेटा जी लॉस है, कितना लॉस है 49,100, तो ये टोटल भी चेंज हो जाएंगे, तो टोटल एक्सपेंस साइड की ज़्यादा है, तो 7,32,400 प्लस 49 ये कर दो, ठीक है जाने दो, 2,22,000 प्लस 5,10,400 प्लस 49,000, तो ये आएगा 7,81,500, 7,81,500 आएंगी आपकी टोटल। ठीक है, यस सर। अब ये लॉस है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डेफिसिट बाय डेफिसिट। ये डेफिसिट कहाँ जाएगा, कैपिटल में। सरप्लस ऐड होता है तो डेफिसिट क्या होगा, डेफिनेटली लेस होगा, डेफिसिट डेफिनेटली लेस होगा, डिडक्ट होगा, डी डी डी, डेफिसिट डेफिनेटली डिडक्ट होएगा 49,100, तो कितना बचेगा रे मुन्ना, 11 लाख प्लस 30,000 माइनस 49,100, 10,80,900। बैलेंस शीट की टोटल करेंगे जल्दी से जल्दी, 9,97,500 प्लस 3,70,000 प्लस 3,04,000 प्लस 22,000 प्लस 45,000 प्लस 2,400, 17,40,900, 10,80,900 प्लस 6,50,000 प्लस 10,000, तो टोटल आ रही है 17,40,900। ठीक है, यस सर। आपने टोटल करते वक्त कैलकुलेटर का इस्तेमाल भूल से भी नहीं करना चाहिए,
क्लास में तो ठीक है, हम कैलकुलेटर अलाउड नहीं करते तो हाथ से करते, थोड़ा बहुत दिमाग लगाते, लेकिन घर पे बैठे हैं कैलकुलेटर पे कर लिए, मोबाइल पे कर लिए, क्या ही पता चल रहा है, ये आप बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। एग्जाम में तो कैलकुलेटर अलाउड ही नहीं है ना, आप अपने दिमाग को थोड़ा सा स्लो कर दे रहे हैं। एग्जाम में जाएंगे आपको कैलकुलेटर की आदत हो जाएंगी, एग्जाम में कैलकुलेटर चलता नहीं, टोटल करने जाएंगे, आएंगी नहीं, मार्क कटेंगे। इन्हें समझ रहे हो ना, यहाँ पे कुछ और कर रहे हो, वहाँ पे कुछ और करना है। ये तो ऐसी बात होगी, मान लो आपको कहीं पे लड़ाई करने जाना है, वार युद्ध करने जाना है, आपने बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करी बंदूक से बहुत आपने प्रैक्टिस करी 3 महीने, और जैसे ही आप लड़ाई करने गए वहाँ पे पता चला कि लड़ाई बंदूक से नहीं करनी, तलवार से करनी। ऐसी बात होगी, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपकी जो वार है, युद्ध है, वो आपका एग्जाम है, वहाँ पर कैलकुलेटर चलता ही नहीं। तो उसी तरह आपने प्रैक्टिस करना चाहिए। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ओके, तो लिख लेंगे फटाफट। ये रहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लिख लिया। ओके, बैलेंस शीट लिख ली। ओके, वर्किंग नोट का तो कुछ खास काम नहीं है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।